क्वेश्चन, ठीक है। लिटिल बिट विजिबिलिटी की इश्यू हो सकती है। मैं एक हाँ समझ रहा हूँ, मैं कराता हूँ जुगाड़, तुम जरूर किसको यार। अरे इसका काम हो कभी, अभी देख 5-10 मिनट में पूरा होगा। मैडम जग रही होंगी, समझ जा। नहीं यार, सुधर सुधर गई है लड़की, पढ़ रही है अब तो। पढ़ रही थी कि कुछ और चल रहा था, है ना। एक बार फोटो पूछा, फोटो नहीं, अभी देखो पीडीएफ मंगवाता हूँ पूरा पूरा, उसकी बात वो टाल भी नहीं सकती। ये जय और वीरू की दोस्ती है। मिले तो तुम लोग यही थे ना, है ना। बट ऐसे मिले जैसे लगता है जन्मों से एक दूसरे को जानते। जय और वीरू वाली दोस्ती नहीं देखा, चाहे दुनिया इधर से उधर जाए, जय और वीरू की दोस्ती नहीं टूटती। बट अगर उसको मैसेज डाल या कॉल करके पीडीएफ बना के, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का पूरा पीडीएफ बना के सेंड कर, देखो उठा लिया और तुरंत जो अभी भेज दे, मतलब आधे घंटे के अंदर तो मिल जाएगा। आप लोगों को शेयर करना। ये बोल, मैं बोल रही हूँ मेरा नाम बंद है, तेरा वाला ज्यादा चलेगा ना, मेरा थोड़ी चलेगा है। तो फिर मुझे ही दे, काट दे। सुन गई ना भाई, नींद में फोन इसका उठा लिया। हाँ ये बात नहीं, मेरे को ये लगा ना मेरी बात तो नहीं टालेगी ये, लेकिन इसकी बात मेरे से ज्यादा पहले रखेगी, क्योंकि बोला ना जय और वीरू। बट डोंट वरी, जब इसको हम डिस्कस करेंगे तो इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन तो ऊपर कर रहे हैं यार, एटलीस्ट चल कोई ना, मैं खुद ही मंगा देता हूँ, फोटो तो मंगा ही सकता हूँ। नहीं वो पीछे वाली दिक्कत हो, जिनकी आई साइड दिक्कत होगी बेटा होगा, टेंशन ना लो, बस 1 मिनट का टाइम दो मुझे। कोई ऐसे तो अच्छा होता है जो तुम्हें जगता भी होगा। चेक कर देता हूँ, जगती होगी तो व्हाट्सएप पे बैठी होगी। गुड्डू ने डॉन बोला कर आगे लगा के। हाँ बात, अरे मैं तुम्हें अभी एक वीडियो दिखाऊंगा पूरे बैच का, एक एक करके, अभी एक देखना मजा आएगा। बाकी उन्हें जब तुम उनको जानते हो इसलिए तुम्हें दिखा दूंगा। एक सेकंड बेटा बस। मैंने उसको मैसेज डाल दे तो उसको कॉल करके ये बोल दे कि मेरा मैसेज सीन कर ले, है ना। कॉल तो नहीं करूंगा इतने टाइम, नहीं। क्या बोला अभी तो नाम, हाँ हालांकि डॉन नहीं सूट करता, उसमें गुंडी सूट करता है। देख लिया उसने, मैंने बोला कि अगर जग रही हुई व्हाट्सएप पे ही बैठी होगी। सीन तो नहीं दिखा रहा, अच्छा नोटिफिकेशन सीन कर, ओके। लेट्स कम टू द क्वेश्चन, रीड करूंगा, यू विल गेट इट क्लियर। हां एक बुक नहीं आपके पास, आपकी ये आपकी बुक है ना? नहीं बेटा, ये बुक जो है ये एक पब्लिशर से पब्लिश कराई हुई बुक है, मतलब पब्लिशर की बुक है, जो बेसिकली पूरा एग्जाम इसी से कवर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं होगा, मैं अगर बुक में जाऊंगा ना तो कुछ नहीं होगा, इसी को कॉपी पेस्ट करके प्रोवाइड कर दूंगा, कोई फायदा नहीं। तो मैं ऐसा फालतू के क्रेडिट लेना नहीं चाहता, सीधी बात। और मेन कंटेंट इसलिए मैं इस बुक को प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि एग्जाम में 100% क्वेश्चन इससे कवर हो जाता है, मतलब जो प्रोबेबल होता है ना वो भी इसमें इंक्लूडेड है। आप मिला के देख लेना, पुराना कोई भी पेपर उठा लेना और मिला लेना, एक एक क्वेश्चन इसमें मिलेगा, मिल जाएगी। So just because नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है बेटा, मिल जाएगी, यही से मिलेगी, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बुक बनाते कैसे, यही तो करते हैं सारे लोग, यही करते हैं। इवन इनफैक्ट ये पब्लिशर भी क्या किया होगा,
आईसीआई मॉड्यूल, पास्ट एग्जाम पेपर और कुछ अदर ऑथर्स की बुक को कॉपी पेस्ट करके ऐसे तो चिपकाए, और इसको छोड़ तुम्हारे और अदर इंस्टीट्यूट की बुक्स में तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बुक मॉड्यूल की कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन मिल रहा है। अभी कल मैं सीएस का क्वेश्चन करा रहा था, सीएस में एक चैप्टर है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और सीए इंटर एडवांस अकाउंट में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, उसमें 4 क्वेश्चन दिए, चारों तुम्हारे मॉड्यूल के छापे गए विदाउट चेंजिंग द कंटेंट एंड नेम, सेम कॉपी पेस्टेड है आईसीआई मॉड्यूल का। तो ऐसे ही होता है, बुक और कैसे बनती है बताओ? तुम्हें लगता है कि कोई भी बंदा जाके एक एक लाइन टाइप करता होगा? फिर तो वही है। हाँ ये बात अलग है कि उसको भी करने के लिए काफी टाइम मिलेगा, कॉपी पेस्ट करने के लिए टाइम लगेगा और टाइम मिल नहीं पाता, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में काम नहीं करता। कुछ चैप्टर्स रेडी हैं, जो चैप्टर्स रेडी है उसको असाइनमेंट के रूप में तुम्हें दे देता हूँ। हो सकता है मेरे सिस्टम में ये भी अवेलेबल हो, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन भी होंगे लेकिन ये सारे क्वेश्चन कवर होंगे, हो सकता है सिस्टम में अवेलेबल, लेकिन जब बाइंड बुक मिलती है ना तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना, देखने में अट्रैक्टिव तो लगता है ना, वही है। So doesn't matter at all, मैं ये क्वेश्चन भले विजिबल नहीं, मैं रीड करूंगा तो मैं क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। और सुनो ध्यान से, पहले तो कंसंट्रेट करके मेरी बात को सुनो बेटा। डिपार्टमेंट ए सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, यानी ए ने क्या किया, बी को सेल किया 20% ऑन कॉस्ट। जो डिपार्टमेंट ए है वो बी को सेल करेगा 20% ऑन कॉस्ट, और सी को कैसे करेगा 15% ऑन कॉस्ट, यानी ए ने सेल किया कॉस्ट के ऊपर 20 एंड 50, बी और सी को, क्लियर है। डिपार्टमेंट बी सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट ए एंड सी एट 10 एंड 20% ऑन कॉस्ट, सॉरी ऑन सेल्स नॉट कॉस्ट, सॉरी। डिपार्टमेंट ए जो सेल करता है वो 20 एंड 15% करता है ऑन कॉस्ट, लेकिन डिपार्टमेंट बी जो करता है वो ए और सी को कम से रेट पे करता है 10 और 20% किस पे, सेल्स के ऊपर। एंड डिपार्टमेंट से सी जो है वो ए और बी को 15 और 10% किस पे, कॉस्ट के ऊपर। तो मतलब ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है, बस रेट बदला हुआ है, पिछले क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो पहले भी देख लिया था। क्वेश्चन आगे कहता है, हालांकि जिनको मैंने वीडियो दी होगी शायद उस वीडियो में क्वेश्चन करा रखा हो, है ना, क्योंकि वो जस्ट कुछ दिन पहले रिकॉर्ड करके कल वाला वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता, मैंने कहा चलो यही प्रोवाइड कर देते हैं, तो कोई नहीं, तुम्हें और इजीली समझ में आ जाएगा। Department managers are entitled to a commission of 10% on net profit subject to unrealized profit on departmental sale being eliminated। वर्ड सुनना ध्यान से, डिपार्टमेंटल मैनेजर को उसके डिपार्टमेंटल प्रॉफिट के 10% के बराबर क्या दिया जाएगा बेटा, कमीशन दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा, लेकिन आफ्टर एलिमिनेटिंग द अनरियलाइज्ड सेल, यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा। गलती क्या हुई, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आर एज अंडर। 36,000, 27,000, 28,000, 18,000। सुनो गड़बड़ क्या करी इसने, गड़बड़ ये हो गई कि उसने डिपार्टमेंटल मैनेजर को कमीशन दे दिया, और कौन से प्रॉफिट पे दिया, जो एक्चुअल प्रॉफिट आया था विदाउट डिडक्टिंग द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो कमीशन भी गलत चला गया और प्रॉफिट भी बिना वजह कम हो गया ज्यादा, हाँ ना, ज्यादा कम हो गया, हाँ है ना। तो अपने को क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। एंड बेसिकली व्हाट इज द कैलकुलेशन हियर, तो ये आपको डेटा दे रखा है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। आई होप दैट इज क्लियर, वो ऊपर लाइन छोड़ दो, ये तो क्लियर होगा। ये जो डेटा लिख रहा है डिपार्टमेंट ए ने 7200 और 5750 ट्रांसफर किया, ये तो दिख रहा होगा, हाँ है ना, इस पे काम चल जाएगा। और अगर ये भी नहीं है तो मैं बता दूंगा, मैं तो खुद लिख के दूंगा ना इसको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी ने क्या क्या ट्रांसफर किया उसके लिए, एंड फाइंड आउट द करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। चलिए तो जो लोगों ने अगर वीडियो नहीं भी देखा होगा तो टेंशन ना लो, अभी जो काम कराने अब भी जा रहा हूँ वही पिछले क्लास में कराया था, तो एक बार रिवीजन के तौर पे इसको भी देख लो। प्रॉब्लम नंबर 7 है ये, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, पहले हमें कैलकुलेशन करना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स।
ध्यान से देखना बेटा, डिपार्टमेंट ए, देन डिपार्टमेंट बी, देन डिपार्टमेंट सी। पहले क्या लिखेंगे? ट्रांसफर फ्रॉम ए। अब देखो ए ने खुद को तो ट्रांसफर किया नहीं होगा, बी को किया है 7,200 का और सी को किया है 5,750 का, जो डेटा दे रखा था बेटा। और क्या रेट लिया था? 20% और 15% ऑन कॉस्ट था। तो ये ऑन कॉस्ट होगा तो 20/120 कितना आएगा? I need everyone should be involved in the calculations. Calculations आपको अपने स्ट्रॉन्ग रखने, किसी सब्जेक्ट में कोई टीचर आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा पाएगा, याद रखना। और ये तो फिर भी कुछ नहीं है, भयंकर भयंकर कैलकुलेशंस आएंगे आपकी जिंदगी में। हाँ भेज तो दिया, लग रहा है नहीं अभी नहीं भेजा, तेरे पास आ गई? आप तो सेंड कर दे अपने अपने ग्रुप्स में। अच्छा है तेरे पास आई, मेरे पास तो ग्रुप भी नहीं है, सेंड कर दो ग्रुप्स में। ओके, सो आई होप दैट इज ओके। देखो कैलकुलेशन की बात बता दो, कैलकुलेशन क्यों जरूरी है। चाहे आप देखो एक लॉ को छोड़ दो जहां कैलकुलेशन नहीं होता, बाकी आपके कितने सब्जेक्ट है बेटा? 3 और बचे अभी फिलहाल ग्रुप 1 में, तीनों में कैलकुलेशन है। इसमें तो फिर भी चलो काम चल जाएगा। टैक्सेशन भयंकर कैलकुलेशंस होंगे, भयंकर कैलकुलेशंस होंगे, कॉस्टिंग भयंकर कैलकुलेशन होंगे, अकाउंटिंग में भी कैलकुलेशंस होंगे दबा के। अभी कुछ एक दो चैप्टर ऐसे मिलेंगे जहां पे कैलकुलेशन की भरमार मिलेगी, बाकी नॉर्मली अकाउंटिंग में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता। लेकिन जब कैलकुलेशन का चैप्टर, जैसे अभी जो कर रहे हो, क्या कैलकुलेशन तो है, कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे जहां कैलकुलेशन पे पूरा चैप्टर बेस्ड होगा। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस क्लेम, जिन लोगों ने शुरू में क्लास ज्वाइन करी थी उनको पता होगा इंश्योरेंस क्लेम क्या था, कैलकुलेशन था पूरा, कोई अकाउंटिंग नहीं थी, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग थी उसमें। तो कैलकुलेशन बेटा आपको दबाकर मिलेगा। अब यहाँ पे ग्रुप 2 में भी जाओगे इतने भयंकर भयंकर कैलकुलेशन मिलेंगे। जब आप कैलकुलेशन की बात करो, देखो कैलकुलेशन का मतलब क्या है, कैलकुलेटर अलाउड है तो ये चीज होगा, लेकिन आप यूज्ड टू रहोगे तब तो कैलकुलेशन को अवॉइड मत करो। भले तुम ऐसा नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो है बता देंगे, लेकिन आप कैलकुलेशन करते रहो साइड बाय साइड, ठीक है ना। तो जैसे अभी इसका आया 1200, इसका कितना रेट था बेटा? तो 15/150 तो कितना आ गया? क्या बात। और टोटल का कॉलम यहाँ बना देता हूँ 1950 है ना। चलिए अब बात करेंगे कौन सा बेटा? क्या 3 क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल दिया? 1950 ना, सही है ना? अच्छा अगले का बता रहा है, मैं कह रहा क्या हो गया। अच्छा इसमें कितने का गुड्स ट्रांसफर किया था? 19,000 एंड देन चलो जब देख गया तो बता ही दे। यहाँ 19,000 था, 10% ऑन सेल्स तो डायरेक्ट आ जाएगा 10%, और यहाँ पे बी के पास थोड़ी ना होगा, किसके पास होगा? 20% ऑन सेल्स, तो ये 20% आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? टोटल आई होप यू आर गेटिंग दैट। ध्यान दो इस चीज को। तीसरा बताओ, ट्रांसफर फ्रॉम सी। यहाँ पे कितना 30 4600 और तो इंटू 15/115 कितना आ गया? एंड द अदर वन तो 10/110। वेरी गुड। कितना कितना आ गया टोटल बेटा? अच्छा ये जो अभी हमने टोटल में लिखा, ये कौन सा लिखा? अनरियलाइज्ड प्रॉपर्टी या स्टॉक रिजर्व? अनरियलाइज्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है ना? याद है ना पिछली क्लास का? इतना तो याद होगा आपको, है ना? चलो बढ़िया। लेकिन ये काम हमारा प्राइमरी काम नहीं था। काम प्राइमरीली क्या करना था अपने को? क्या निकालना था बेटा? कमीशन निकालना था। अब कमीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? अपने को एक स्टेटमेंट और बनाना पड़ेगा। उस स्टेटमेंट में हमारा काम यही रहेगा कि हमें क्या करना है? कमीशन निकालना है। बनाता हूं उसको भी। पीडीएफ मिल गया क्या आप सबको?
भेज दिया ना, तो आप पीडीएफ आप देख सकते हैं उसमें। तुम भी ग्रुप में नहीं हो? वी आर सेम सेम ब्रो। एडमिन बनवा देता हूँ। अच्छा इधर देखो, कैलकुलेशन ऑफ, व्हाट इज द सेकंड कैलकुलेशन, क्या रिक्वायर्ड था बेटा? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग व्हाट? हाँ, यही था रिक्वायरमेंट, हाँ या ना? जवाब दो मुझे। सो डिपार्टमेंट यहां भी बेटे वही है, 3। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट एज गिवन, ये 36,000, 27,000 everyone, and then last one is 18,000. And what is that profit? That is after charging क्या? Manager's commission. And commission is actually wrongly charged. हाँ है ना? गलत कमीशन चार्ज किया तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे कमीशन ऑलरेडी चार्ज्ड। सर एक बात बताओ, मुझे नहीं पता कमीशन क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, चलो छोड़ देते। आपको इतना तो दिमाग में आ गया होगा कि अगर 10% कमीशन माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 90%। तो बेटा अगर 90% की वैल्यू 36,000 है, प्रॉफिट बिफोर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड मैनेजर्स कमीशन, याद रहेगा? अच्छा कितना आएगा आफ्टर चार्जिंग वाला? यहाँ पे बोलो बोलो, डिवाइडेड बाय 90% करो ना। फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से देखो जिनको दिक्कत आई। प्रॉफिट बिफोर कमीशन का कितना? 100% रहा होगा। आफ्टर कमीशन 10% माइनस करके कितना बचा होगा? 90%। अगर 90 की वैल्यू 36,000 है तो 100 की कितनी रही होगी? 40,000। करके देख लो कैलकुलेशन। अगेन अगर 90 की वैल्यू 27,000 है तो 100 की कितनी रही होगी? 30,000 सॉरी। एंड अगर 90 की वैल्यू है 18,000 तो 100 की कितनी रही होगी? 20,000। अब आप अगर इतना लिखने के बाद आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो एक बार माइनस करके देखो। 40,000 माइनस 10% कितना आया? 36,000। 30,000 माइनस 10% कितना आया? और 20,000 माइनस 10%। तो अब यहाँ लिख तो सकते हैं ना 4,000, देन 3,000 एंड देन 2,000। अब आप यहां तक बताओ किसको दिक्कत आई? अगर किसी को दिक्कत आई तो बता दो भाई, ठीक है? अगर दिक्कत है तो बता दो, नहीं है पक्का? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन? कमीशन देंगे ना? देंगे ना कमीशन? कब? आफ्टर चार्जिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, पहले इसमें से वो डिडक्ट करेंगे, हाँ या ना? तो ध्यान से देखो, लेस कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एंड यू ऑल नो दैट ऊपर वाले स्टेटमेंट में है 1950, 4900 एंड 900, 1950 then 4900 and then 900. I hope you are okay with this. ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस के ऊपर वाले से, ये तो तुमने निकाल लिया था ना पहले। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने क्या बोला था? प्रॉफिट देंगे कमीशन बट आफ्टर डिडक्टिंग
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोला था, ये बोला था, ध्यान से देखो, क्लियर था बेटा? क्वेश्चन ने क्या बोला था? आई विल गिव यू कमीशन बट आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। गलती से बिफोर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे कमीशन दे दे, पहले कमीशन ऐड करके वापस आ गए हम। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ध्यान देना बिल्कुल। कितना आया? 38050। नेक्स्ट वन 19,100। और बेटा अब इस प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे? मैनेजर को कमीशन दे देंगे। तो मैनेजर्स कमीशन लेस करेंगे एक्चुअली, ठीक है ना? मैनेजर्स कमीशन पहले वाले का आएगा 3805, 10% निकालना है 2510 एंड लास्ट वन 1910। तो वेरी गुड। यहां तक अगर आपको बातें समझ में आ गई तो आफ्टर डिडक्टिंग दिस अमाउंट यू विल गेट व्हाट? एग्जैक्टली, प्रॉफिट आफ्टर। सीधा लिख देता हूं, कितना है? 245। ओके, नेक्स्ट 22590 एंड लास्ट वन। तो ये तो इजी लगा, मैं बता रहा हूँ इजी लगेगा, लेकिन गलती क्या करते हैं ना लोग, यहाँ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ये आ रहा ना, गलती से टोटल इधर कर देते हैं और इसको माइनस प्लस करते हैं, और जब ये कर दोगे तो आंसर क्या होगा? गलत आएगा, क्योंकि आपने ए डिपार्टमेंट का जो स्टॉक रिजर्व था उसको आपने उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बना लिया, जबकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इतना है। स्टॉक रिजर्व 19,600 है, नहीं 19,600 नहीं है, सॉरी 19,000 जोड़ दिया, ऊपर वाला जोड़ दिया। अगर आप बात करोगे डिपार्टमेंट ए के स्टॉक रिजर्व की तो कितना है? 2500 है। मेरी वाली गलती बार बार मत करो भाई, बुरा लगता है दिल से, है ना? हाँ, 2500 है ए का स्टॉक रिजर्व, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का कितना? 1950। तो आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करना होता है, हाँ या ना? बात यही है, याद रखना। आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करते हो, लेकिन अगर यही ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो तीनों डिपार्टमेंट का कंबाइन हम अकाउंट बना रहे होते, तो चाहे इधर टोटल करके जोड़ लो सबको, चाहे ऊपर से इधर वाले जोड़ लो, बात तो बराबर आती थी, याद है भाई? टोटल ऑफ स्टॉक रिजर्व और टोटल ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सारे डिपार्टमेंट का, दोनों क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो वहां फर्क नहीं पड़ता जब अकाउंटिंग करने जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन में तो फर्क पड़ेगा ना दोस्त, इसीलिए बोला था दोनों में डिफरेंस ध्यान देना, ठीक है? तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तुम्हारा ये वाला है जो इधर आ रहा है, ठीक है? और ये माइनस करेंगे, गलती से भी ये काम मत करना। हालांकि मैं बता रहा हूं, बट फिर भी यकीन है कि जब टेस्ट लूंगा तो एक दो बंदे जरूर मिलेंगे जो ये गलती करेंगे, हर बैच में होता है, तो इसमें भी एक ट्रेंड बना पड़ा है। हालांकि यू कैन ब्रेक द ट्रेंड, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया आप लोगों ने कई ट्रेंड्स तो ब्रेक किए हैं, है ना? पिछली क्लास में भी कुछ ऐसा हुआ था ना कि तुम्हारे बैच से सभी ने सही जवाब दिया था। हाँ बहुत सही, ये पहली बार हुआ था। होता है जिंदगी में कई बार कई चीजें पहली बार ही होती है ना? हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, खत्म करते हैं इसको। हाँ वही फोटो ले लीजिए। हो गया ये? प्लस करो इसमें जल्दी से, 1 प्लस में एक और प्लस करो। डन है सर? पक्का कसम से? ओह गॉड, क्या कर रहे हो तुम लोग? और एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 8 नहीं करा, एकदम सेम क्वेश्चन है, केवल डेटा बदल दिया है।
ठीक है, एक घर से कर लेना ये वाला। हालांकि 9th भी सेम ही है, बताओ तो अभी करा दूं। बस ये है डिपार्टमेंट 3 की जगह 4 हो जाएगा, 4 नहीं 40 भी दे दो, काम सेम ही करना है ना। अच्छा इसलिए तो नहीं बोला कि अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं, 40 कहां से रोमन में देखिए A1 A2 एक होता है यहाँ पे मजाक भी समझा करो, एक ऐसे सीरियस मत हो। एग्जाम में 40 अगर 40 बंदों का देते तो एक ही क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का, है ना। 100 में 100 आएंगे फिर तो, या तो 100 आएंगे या फिर 0 आएंगे। तो सीट में आएगा 40। भाई तो 100 नंबर मिल भी तुरंत 4-4 करके हर पेज पे भरो ना, क्या दिक्कत है। अच्छा छोड़ो वो सब मजाक की बात है। 40 नहीं देगा, लेकिन अगर 40 देता भी तो कैलकुलेशन हमारे लिए तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए के लिए होगा वैसे बी के लिए होगा, वैसे सी के लिए होगा, वैसे डी के लिए होगा। अगर आगे भी अल्फाबेट होंगे तो उसको भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ये बात पता है कि मतलब फॉर्मेलिटी यहाँ पे क्या करनी है, क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, कैसे करना है। और आप एक बार क्वेश्चन फिर भी रीड कर लो, अगर आपने तसल्ली के लिए एक बार रीड कर लो। देखो 4 डिपार्टमेंट है, A, B, C and D. Department A sells goods to other departments at profit 25% on cost. सबका एक ही, और इजी कर दिया। पहले क्या था, अलग अलग था। अभी क्या बोलता, सबको 25% में निपटाऊंगा। डिपार्टमेंट बी क्या करता है, सबको 30% ऑफ सेल। सी क्या करता है, 10% ऑफ कॉस्ट। डी भी करता है 15% ऑफ सेल। यानी एक चीज कन्वीनियंट कर दिया यहाँ पे कि रेट एक ही कर दिया, है ना। मतलब आप क्या होता है ना कि कहीं रेट वेट में कंफ्यूजन कर देते, गलती करते, तो अब वो भी चांस नहीं है। मेन मुद्दा क्या है, ये है डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, जिसपे अच्छा ये इस वाले बॉक्स का यूज करके आप क्या करोगे, इसका यूज करके क्या करोगे बताओ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद तो तुम्हारा काम यहाँ आ जाता है, मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड 10% प्रॉफिट ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड। एकदम सेम लाइन कॉपी पेस्ट किया है। Departmental profit after charging managers commission but before adjustment of unrealized profit as under, सेम ही बात है। पहले कमीशन रिवर्स कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसके बाद अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करेंगे, फिर नया कमीशन दे देंगे, और उसके बाद फिर आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। क्लियर है ना, प्रोसीजर ही एकदम सेम है। बोलो वेरी गुड। बहुत है सर आज के लिए। ना बदमाश, आपने कहा था 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। तो 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा बोला, इनको करने में घर में 1 घंटा लग जाएगा। नहीं लगेगा। अरे कसम से, तेरी कसम बेटा नहीं लगेगा इतना, कसम से नहीं लगेगा मेरे बच्चे, टेंशन मत ले। अरे कुछ नहीं लगेगा। ये नेहा गोयल बोल रही है क्या अभी? वो भी डाउट लूंगा लास्ट में, वो भी डाउट लूंगा, टेंशन मत लो। हाँ डाउट लूंगा सर, दूंगा। अभी तो टाइम ही कहाँ हुआ है। आखिरी क्वेश्चन आज की सभा का, चलो मैं पहले करा देता हूँ। अरे ये बड़ा नहीं है, अलग क्वेश्चन है। आपको जो पीडीएफ दिया गया वो पीडीएफ निकाल लो आप, इसमें कहीं इधर उधर पड़ा होगा। पीडीएफ नहीं भेजा, भेजा नहीं, शेयर करो यार पीडीएफ एक दूसरे से। है यार एक क्वेश्चन अलग से, पहला ही क्वेश्चन निकालो, फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन एकदम पहला क्वेश्चन बेटा, अब तुम्हें दिख रहा होगा एग्जाम में आया हुआ है, ये और भी बार आया हुआ है जिसके बारे में मेंशन नहीं है, और ये इकलौता क्वेश्चन है जो यही है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन है ये, ऐसा ही क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में मिला तो 8 नंबर कंफर्म मानकर चलो। लेकिन एक बात बता दूं, क्वेश्चन देखो एक बार और कोई रिक्वायरमेंट जरूर देखते हैं। सर जैसे फाउंडेशन में पूरा पेपर मॉड्यूल में से आते हैं कि इंटर में भी एग्जैक्टली मॉड्यूल में से आते हैं? बिल्कुल, कंटेंट मतलब कंसेप्ट उससे बाहर नहीं जाएगा बेटा। लेकिन अब बड़े हो गए तो थोड़ी चीजें इम्प्रोवाइज करके देगा, ठीक है ना। फाउंडेशन में क्या होता था, एकदम मॉड्यूल का क्वेश्चन उठा लेता था, नाम बदलता था, अमाउंट बदलता था, जाओ जियो अपनी जिंदगी। यहाँ थोड़ा सा लिखने का पैटर्न इधर उधर कर देगा और कुछ नहीं। तो ये जो इधर उधर करता है ना आईसीआई,
इट इज जस्ट लाइक आपको रोलर कोस्टर में बैठा देता है, अब आप घूमो और पता नहीं चलता कि वही क्वेश्चन है कि अलग क्वेश्चन है। कई बार होता है, कुछ नहीं करेगा, बस पहली लाइन ऊपर वाली लाइन नीचे ऐसे वैसे कर देगा, आपको लगेगा दूसरा क्वेश्चन है, फिर आप दिमाग अलग चला लेते हो। कल मैं क्वेश्चन करा रहा था, अभी बैच में करा रहा था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मैंने कर दिया सॉल्व, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया था, बस लास्ट की एक लाइन नहीं पढ़ी थी। मैंने सोचा अब तो हो ही गया, वो तो क्लास में टेस्ट तो एग्जाम तो दे नहीं रहा हूं, तो इतना तो केयरलेसनेस चलता है। पुराने बैच का क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन करा दिया, बट फिर मुझे याद आया यार इसका आंसर तो मैच नहीं करेगा, ये आंसर ऐसा तो नहीं आया था, कुछ गड़बड़ तो किया है मैंने, फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। लास्ट में लाइन नहीं होती कंक्लूडिंग लाइन की, कैलकुलेट दिस वन, ये सब तो क्वेश्चन वही तो होगा, फिर से नहीं आया, अगर गलती तो नहीं करी यार, क्या गड़बड़ आ रहा है। थोड़ी देर बाद नजर गई उस लाइन पे, कहता है कि जो मतलब हेड ऑफिस जो है वो सेल करेगा केवल होलसेल पे। ऊपर कहानी लिख रखी है कि हेड ऑफिस अपने ब्रांच को भी गुड्स बेचता है, कस्टमर को भी बेचता है, ठीक है, और कहानी लिख रखी है कि कस्टमर को गुड्स नॉर्मली ऐसे सेलिंग रिटेल प्राइस पे बेचा जाता है, ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे होता है, तो मैंने वही सब करके कर दिया। लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि हेड ऑफिस केवल और केवल होलसेल मतलब कस्टमर इनवॉइस प्राइस पे गुड्स डील करता है। अब केवल एक कैलकुलेशन पे फिर से पूरा क्वेश्चन मतलब यही होता है बेटा। अब सोचो आखिरी लाइन में भी तुम्हारे लिए एडजस्टमेंट छिपा है, यही ऐसी है। अब यही चेंज हो जाता है यहाँ पे, इतना बड़ा चेंज तो नहीं है ना, आपने इनवॉइस प्राइस पढ़ा, पूरा पढ़ा, सब कुछ किया आपने, और वो क्वेश्चन मॉड्यूल का ही था, बस यही लास्ट वाली लाइन नहीं थी, बस यही कर दिया, हो गया, पूरा आंसर ही बदल गया। सोचो मैं तो क्लास में हूं, आप क्लास में हो, 2-4 गलतियां कर दोगे चलेगा। क्लास में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का रीजन बता रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का रीजन यही है कि यहाँ ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो यूज्ड टू रहोगे, यार इतनी गलतियां हो रही है ना, वो सारी गलतियों को यही खत्म कर डालेंगे। एग्जाम में जब जाएंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि हम उम्मीद लेके नहीं जाएंगे ना कि एक भी लाइन छोड़नी, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना वहां पे, ठीक है। तो देख लो आखिरी तक एडजस्टमेंट मिलते हैं, बस यही अंतर है। और यही रीजन है रिजल्ट के डिफरेंशिएशन का कि फाउंडेशन में 30% 25% रिजल्ट चला जाता है और इसमें 10-15 में भी बहुत मुश्किल से होता है, तो यही रीजन। प्रॉब्लम नंबर 1 जो है बेटा, आपको पीडीएफ ही निकालना है, क्योंकि इस पे मैं खोजने जाऊंगा तो अपलोड होगा नहीं होगा, ब्लर होगा, क्या होगा वो देख लेना। आप सबके पास पीडीएफ पहुंच चुका है, हो श्योर? पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, क्वेश्चन देख के आपको शायद कुछ समझ में आए, नहीं आए तो टेंशन मत लेना, मैं बैठा हूं यहाँ पे समझाने के लिए। X Limited has 3 department A, B and department C. From the particulars given below, compute what is the requirement of this question? Value of stock, which is stock? Closing stock. Obviously अगर कुछ नहीं बोलता तो एक ही स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, वही क्लोजिंग स्टॉक ही अगले दिन गेट अप चेंज करके आ जाता है, क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो जब कभी जनरली स्टॉक बोला जाएगा तो कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। आगे क्या बोलता है बेटा, और क्या रिक्वायरमेंट है? डिपार्टमेंटल रिजल्ट। व्हाट डज इट मीन? प्रॉफिट या लॉस। और क्या रिजल्ट का मतलब क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में रिजल्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। रिजल्ट का मतलब तो सर प्रॉफिट या लॉस ही होता है, इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपको इंफॉर्मेशन में स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर परचेज दे रखा है, एक्चुअल सेल दे रखा है, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। सेल्स नहीं, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो सर यहाँ पर कुछ अलग है, बताता हूँ प्रभु, देखते रहिए, दिल थाम के बैठिएगा अगली लाइन के लिए। During the year, certain items were sold at, and these discounts were reflected in the value of sales shown above. यानी आपका जो ऊपर सेल दिया गया है ना, उसमें से कुछ सेल ऐसे थे जो डिस्काउंट पे, कंसेशनल रेट पे सेल हुए थे। तो क्या आप डायरेक्ट जीपी रेशियोज पे लगा पाओगे? क्यों नहीं? क्योंकि वो जो जीपी रेशियो दिया वो किस पे दिया है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे दिया है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस मतलब जो डिसाइड किया है, हाँ है ना। लेकिन ये जो सेल दे रखा है उसमें क्या हो रखा है? डिस्काउंटेड सेल भी शामिल है, जिसमें जीपी रेशियो वर्क नहीं करेगा। अब कितना शामिल है यही तो अभी नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता है। आगे बढ़ते देखते आगे की कहानी में। देखिए क्या लिखा बेटा आगे।
और जो डिस्काउंटेड सेल है उनकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। कहता है अगर ए, बी और सी तीनों डिपार्टमेंट का देखोगे तो पहला क्या लिखा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे कितने का सेल होगा। क्वेश्चन देखो 10,000, 3,000 और 1,000 का। अगर इनको हम नॉर्मली बेचते तो कितने में बिकता, 10,000 में, 3,000 में और 1,000 में। लेकिन इसको हमने डिस्काउंट पे बेचा है तो कितने में बेचा है, 7,500 में और 2,400 और, यानी हमने कितने का डिस्काउंट दिया है। पहले वाले में 2,500, दूसरे वाले में 600, तीसरे वाले में 400। कहने का मतलब अगर ये डिस्काउंट हम नहीं देते तो हमारा जो सेल होता वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे आ जाता। बोलो बेटा, अगर ये डिस्काउंट हम नहीं देते, बच्चे ध्यान से सुन लो सब कोई, ये क्वेश्चन को आपको कम से कम घर पे आज तो एक ही बार करना, लेकिन आगे 1-2 दिन में और इसको 2-3 बार ट्राई जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन को भूलने का डर रहेगा। और ये इकलौता क्वेश्चन, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और याद होना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन को जब मैंने बोला है, एक्सपीरियंस है आप लोगों का फाउंडेशन का, जब मैंने ये बोला कि ये क्वेश्चन को 2-3 बार कर लो तो उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई छपे भी हैं। बी इट द कैश बुक ऑफ गड़बड़ वाला, है ना, बी इट अदर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन यूनिक होंगे उनको मैंने बार बार बोला होगा कि यूनिक क्वेश्चन है भाई, इसको क्या करो, मल्टीपल टाइम्स कर लो, जस्ट बिकॉज कि उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा फील हो ये तो अपने घर का है, याद जैसा सा लगे और एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि यूनिक क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स मिले या उसके बेस पे ज्यादा क्वेश्चन मिले ऐसा जरूरी नहीं है, पूरे बुक में इकलौता क्वेश्चन है, सोच लो। और कितने क्वेश्चन होंगे पूरा पीडीएफ एनालाइज कर लो, लास्ट तक देखो कितने क्वेश्चन होंगे, आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। देख लो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 25 क्वेश्चन इसमें है और उसने एक क्वेश्चन केवल इस पे बेस्ड है, केवल इकलौता क्वेश्चन जो है यूनिक है ये, बाकी के मल्टीपल क्वेश्चन मिल गए। अब इसके पहले जो टॉपिक करा रहा था देखो, उस टॉपिक के गिने गिना 3-4 क्वेश्चन मिल गए, हाँ है ना, लेकिन इसके केवल एक ही क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, और सबसे टॉप पे इसको रखा गया है, पहला क्वेश्चन ही बनाया है इसको। तो देखो बेटा, कहने का मतलब ये है, देखो अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे और ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर मैंने इन सेल पे, जैसे देखो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी, इनको डिस्काउंट देना पड़ा कितने का, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को बेटा 400 का। अगर ये डिस्काउंट नहीं देते तो इनका सेल कौन सी प्राइस पे होता, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हो जाता, नहीं हो जाता। और फिर जीपी रेशियो क्या होता, डायरेक्टली लग जाता, नहीं लग जाता। चल अपने को रिक्वायरमेंट है क्लोजिंग स्टॉक निकालने, यानी एक तरह से इन्वेंटरी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है यार। अब सर ये कहां से आ गया बीच में, बिल्कुल सर इन्वेंटरी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। और अगर आपको ऐसा फील नहीं हुआ तो फिर बताना मुझे, एकदम इन्वेंटरी वैल्यूएशन जैसा फील होगा बिल्कुल, और वो भी इजी। कितने डिपार्टमेंट्स थे, तो सरदार ने तीन है भाई, हाँ वो सरदार के लिए 2 थे, यहाँ तो 3 है। हालांकि आई स्टिल क्वेश्चन अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसका आंसर जो दिया था वो गब्बर सिंह ने जब पूछा कितने आदमी थे, कहता है कितने, 2, और गांव में बाकी आदमी नहीं थे उसको 2 ही दिखे थे। तो लपेटा तो भाई साहब ठाकुर साहब ने था, हैंडलेस ठाकुर ने पूरा गब्बर की बैंड बजा दी थी, देख लो। तो बेटा एक्चुअल सेल्स बता दोगे, जस्ट 1,72,500, 59 या 49, 59,400, ओके 74,600। ये सेल एक्चुअल है, यानी इसमें डिस्काउंट एडजस्ट हो रखा है ना। जीपी रेशियो लग पाएगा इस पे, नहीं लग पाएगा। तो अगर मैं इसमें डिस्काउंट ऐड कर दूं, ध्यान से देखो, स्वेटिंग की वजह से नहीं चलता मैडम, देख लो कितनी स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग क्या हो गया नहीं यार, डिस्काउंट
ऑन सेल्स। इसको ऐड कर दो, इसमें कितना ऐड करेंगे बेटा, ध्यान दो, एक बार ध्यान दो। 600 और यहाँ पे कितना था, पक्का ना, कसम से। देखो बदमाश, इधर देखो, सेल्स एट, हाँ बोलो, दिया है क्वेश्चन में। देखो ये एक्चुअल सेल दे रखा था, प्रॉब्लम वही थी कि एक्चुअल सेल का हम जीपी रेशियो नहीं लगा सकते थे। क्या क्यों नहीं लगा सकते थे, डिस्काउंट शामिल था। तो डिस्काउंट ऐड करते तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे आ जाएगा कितना, 17,175 यानी 1,75,000, 1,60,000 and the last one is 75,000। ओके, यहाँ तक बोलो बेटा। आगे क्या हुआ, अब जीपी रेशियो लग सकता है नहीं लग सकता है, बिल्कुल बेटा। पहले तो यहाँ लिखता हूँ एप्लाइड जीपी रेशियो, एप्लीकेबल जीपी रेशियो। यहाँ पर 20% था, 25% देन ये है, देख लो सर। तो कैन वी गेट द ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 30, वेरी गुड बेटा, ध्यान दो इधर। आप लोग मुझे पहले बताओ, यहां तक किसको समझ नहीं आया, ये पूरी कहानी देखो, इतनी कहानी समझ में आई, क्या क्यों कर रहा हूं ये छोड़ दो, बट समझ में आया नहीं आया ये बताओ। क्योंकि ये जो कर रहा हूं इसका अब अगली लाइन से ही मतलब समझ में आ जाएगा कि क्यों कर रहा हूं ये। आपको बस यहां पता करना था कि कंपनी एक्चुअली अगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे जाए तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस, दिस इज नॉट द एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्राइस। तो दिस इज नॉट योर ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली। मैं बता दूं आपको, अगर ये नॉर्मली बिकता गुड्स तो कितने का बिकता, 1,75,000 का, तब उस पे प्रॉफिट आता कितने का, 35,000 का, 35,000 का, हाँ या ना। बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, वो मैं बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में। यहां तक दिक्कत नहीं है, बोलो बेटा पक्का। चलिए अब मैं निकालने जा रहा हूं यहाँ पे, मैं क्या आप ही निकालोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अरे दूसरा वाला, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो, यू विल गेट द कॉस्ट। कौन से वाले सेल्स में से, सर एक्चुअल सेल में से नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको नॉर्मल जीपी मिला। तो नॉर्मल सेल में से नॉर्मल जीपी हटा दो, 140 कितना आया बेटा, 140। आप बताओ यहां तक दिक्कत हो तो मैं तो नंबरिंग कर देता हूं, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया और ये डी लिख दिया। डी इज इक्वल टू क्या, बी माइनस सी। क्लियर है, थोड़ा इजी हो जाएगा तो मैं रिकॉल करना। क्लियर है यहां तक, बताओ यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बता दो मुझे। भाई सिंपल है, पहले सेल को नॉर्मल प्राइस पे ले और नॉर्मल जीपी निकाल और माइनस कर दो, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए फटाक से। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं निकालूंगा क्या, देखते रहिए क्या निकालने जा रहा हूं, total cost. Do you remember total cost means cost of goods available for sale, and the formula for that I have told you about that, opening stock plus purchase plus direct expense, बस that is total cost। समझो यार, cost of goods sold का जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हो क्या पढ़ते हो, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी ये वो गुड्स की कॉस्ट आ गई जो हमने बेच दी है, अगर नहीं बेची होती तो भी उसको इंक्लूड कर दो। यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक को इसमें ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, हाँ या ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट टोटल कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिख दे यहाँ पे ओपनिंग
प्लस परचेज, तुम्हारे बस समझने के लिए, जिनको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद रखना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से कुछ भी नहीं है, बोलो। सो कैन वी गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल कॉस्ट 1,70,000। बेटा ओपनिंग स्टॉक और परचेज जोड़ो, पीडीएफ में क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। द लास्ट वन सर क्रॉस चेक कर दीजिए, पीडीएफ में लिखा हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक है 24,000, परचेज है 146, 24 और 146 जोड़ दोगे 170, डन। 36 और 124 कितना है 160, सही है। और लास्ट वाला 42 एंड 12 60,000। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है। और अगला जवाब आपको पता है कि पहला पॉइंट जो रिक्वायर्ड था वो आ चुका है, क्या क्लोजिंग स्टॉक चाहिए था ना इसको, नहीं आ गया क्या क्लोजिंग स्टॉक? बेटा आ नहीं गया, टोटल कॉस्ट में से जो बिक गया उसकी कॉस्ट हटा दो, जो बच गया उसकी कॉस्ट आ गई, जो बच गया उसकी कॉस्ट मतलब क्या क्लोजिंग स्टॉक। कितना आ गया, क्या लिख दो, क्या E माइनस डी, कितना आया? और यहाँ लास्ट वाले का 10,000। चलो ये तो अच्छी बात है। अब आप मुझे बताओ दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? रिजल्ट, यानी है ना एक्चुअल जीपी लिख देता हूं, हाँ या ना, वर्ड यूज कर लेता हूं एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों बोलो बेटा, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें चाहिए नहीं। देखो सिंपल है, एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा सर? यानी मैं ऐसे लिख दूं सी माइनस डिस्काउंट, तो आप समझ तो गए ना इसको। सी मतलब, अरे यहाँ सी का मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ सी का मतलब है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्राइस माइनस डिस्काउंट कर दो। भाई वही तो था। अगर आपको एक्चुअल जीपी चाहिए तो क्या करोगे? डिस्काउंट हटा के करोगे। बताओ बेटा 35,000 में से 2500 माइनस करोगे, 32,000 इधर, 40,000 में से माइनस कर दो 600, 40 नहीं यार, हाँ 40 है शायद, 40 है सॉरी। लास्ट वाले का 25 में से 24,000 आ गया, अपना काम हो गया, बात ये रहा। ये इतना ही सॉल्यूशन है बेटा। वैसे मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा आपका। यू कैन चेक इट आउट। दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो मैंने बोला था ना 3-4 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, तो देखो मैं अपने वादे पे ही हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है ना। बस इसके बाद डाउट लूंगा ना, तुम्हारे टेस्ट के डाउट लूंगा, जो टेस्ट होने वाले हैं। हाँ वो फास्ट ट्रैक में करा दो। टेस्ट में देखो जो टॉप 3 आएंगे दे विल गेट चॉकलेट्स। चॉकलेट डे चला गया, और कुछ चाहिए भाई? देख हम चॉकलेट दे सकते, वो वाली नहीं दे सकते, है ना, खंबा नहीं दे सकते, है ना। पता चला टॉप करके कहता सर हमारे को तो वही चाहिए। थ्योरी एज सच देखो, अभी फिलहाल मैं डिस्क्लोज तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर आपने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ, थ्योरी नहीं पूछूंगा, डन, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछी जाएगी इस चैप्टर। इस चैप्टर से कोई थ्योरी नहीं पूछी जाने वाली नहीं। अब यार देखता हूँ एग्जैक्टली। देखा ना, दीपाली वैसे इतना लाउडली कभी नहीं बोलती है। चलो कोई नहीं, बोलना शुरू तो किया। हाँ जी, किसने बोला? हाँ बोल बेटे। देखो राइट इश्यू में तो आपको ऐसे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। राइट इश्यू मतलब नॉर्मली शेयर इश्यूड हो गए,
इसको ये हो गया नहीं हो गया, ये हो गया। एक बार इसको समझा देता हूँ फिर उसी पे आ जाता हूँ। तो डाउट ही यही सब तो डाउट है तुम्हारे, और क्या है। एक्चुअल सेल में से मैंने पहले क्या किया, डिस्काउंट को ऐड करा, माइनस नहीं करा, ऐड करा। क्यों ऐड करा सर? क्योंकि हमारे को जीपी रेशियो कन्वर्ट करके दिया था, नॉर्मल प्राइस पे दिया था, तो मैंने उसको नॉर्मल सेल प्राइस पे ले आया। ले आने के बाद उसमें जीपी रेशियो लगा दिया और नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो एक्चुअली नहीं है, बट अगर नॉर्मली सेल होता तो इतने का ग्रॉस प्रॉफिट होता। उसके बाद उसमें से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ है ना? बोलो, अगर एक्चुअल सेल से माइनस करना था तो एक्चुअल जीपी करना था, और नॉर्मल सेल, अगर नॉर्मल जीपी है नॉर्मल सेल से, तो उन दोनों का डिफरेंस आप ऐसे करके देख लो ना। 1,72,500 में से जरा ये 32,500 माइनस करना बेटा, करके देखो। 1,40,000 सेम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी भी आ रहा है, बोलो। तो अगर एक्चुअल सेल से माइनस करोगे तो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तभी आएगा, लेकिन हमारे पास एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट था ही नहीं ना, बोलो। अगर बोलता केवल सिंपली ये लिखा रहता ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो हम क्या मान लेते कि वो जीपी एक्चुअल सेल्स पे था। अंतर समझो, अब समझे जो मैंने बताना था अभी। ये जो जीपी रेशियो दिया था ये किस पे दिया था बेटा? अगर वही आगे से वर्ड डिलीट कर देता और नॉर्मल प्राइस, केवल इतना लिखा रहता ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सुनो ध्यान से, क्या लिखा रहता? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो हम क्या मान लेते? इस पे दिया है, क्योंकि जीपी रेशियो हम जनरली किस पे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स पे। और कौन से सेल्स पे? एक्चुअल सेल्स पे। क्लियर है ना? लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ अलग बोला है तो कुछ अलग करना भी पड़ेगा, तब नॉर्मल नहीं करने वाले, जो हम नॉर्मली सीखते हैं जिंदगी में वो नहीं करने वाले। अलग बोला तो अलग करना पड़ेगा। अलग क्या बोला? नॉर्मल प्राइस पे दे रखा है, तो पहले नॉर्मल प्राइस पे सेल को तो ले जाओ। जब नॉर्मल प्राइस पे सेल को ले गए तो सेल कितना हो गया? 175, 160 और 75,000। उसके बाद हमने क्या किया? उस पे लगा दिया क्या? जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे जीपी था वो लगा दिया। उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, लेकिन नॉर्मल प्राइस पे, दैट इज नॉट योर एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट। बट अपने को क्या फर्क पड़ता है? सेल्स एट नॉर्मल प्राइस में से माइनस कर दिया जीपी एट नॉर्मल प्राइस, अपना आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बात करते हमें यही निकालना था पहले तो। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद हमने टोटल कॉस्ट निकाला। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आपको बचपन से ही बता दिया था मैंने, है ना? बचपन मतलब ऑब्वियसली फाउंडेशन में, है ना? क्या बताया था सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बस ये तीन चीजें ऐड कर लो। हालांकि ये तो फॉर्मूला कहने की बात है, आप नॉर्मल सेंस में जाओ तो भी यही एक्चुअल रियलिटी है कि टोटल गुड्स जो मेरे पास है उसकी टोटल कॉस्ट यही होगी। टोटल कॉस्ट में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया, जो कॉस्ट टोटल थी उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद जो बचा वो हमारा क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक। क्यों सर? देखो, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल गुड्स की कॉस्ट, व्हाटएवर यू हैव, और उसमें से जो बिक गया उसको माइनस कर दो, तो जो बच गया वो आ गया कि नहीं आ गया? और जो बच गया उसी को नाम क्या देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। डन है। और ग्रॉस प्रॉफिट, सर एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में क्या दिक्कत थी? आपको नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट पता था, उसमें डिस्काउंट ही एडजस्ट करना था, डिस्काउंट एडजस्ट कर दो, आपका आ गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। हालांकि हो सकता है आपके यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रखा हो, बट आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है ना? मे बी स्टार्टिंग तो सेम ही करेगा यार, स्टार्टिंग अलग कैसे कर सकता है कोई भी? मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ कि घर पे जाके ऐसे काम मत करना। देखो, अब इन्होंने क्या किया ना, ग्रॉस, ये अलग से इन्होंने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया। हालांकि बनाया केवल ट्रेडिंग है, लिखा पीएनएल भी है, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी ऐसी रिक्वायरमेंट थी पूरे क्वेश्चन में कि अकाउंट बना के करो? नहीं। अब ये दो लाइन को डिनोट, इतना कुछ करने के बाद दो लाइन के लिए मैं जाऊंगा फिर से अकाउंट बनाने? मतलब मुझे नहीं लगता, इतना कुछ तो इन्होंने भी लगभग किया है, किया ही होगा, ठीक है, छोड़ो ना, क्या दिक्कत है? नहीं भी किया हो या कुछ कैलकुलेशंस तो किए होंगे ना। चलो 2-3 लाइन अगर मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, अकाउंट बनाने से तो कम ही समय लगा होगा ना, तो बस यही कैलकुलेट करके खत्म कर देंगे, दोनों रिक्वायरमेंट यही फुलफिल हो गई। क्लियर है? अलग से अकाउंट बनाने को नहीं बोलेगा। अगर क्वेश्चन बोलता है अलग से अकाउंट बनाओ तभी अकाउंट बनाएंगे, तो देखो फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? इस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स करोगे, कम से कम 2 से 3 बार कर लेना, ठीक है? कम से कम, उसके बाद ये कंसेप्ट पूरी तरीके से बैठ जाएगा। और किसी को भी घर पे डाउट आता तो वीडियो मांग लेना इसका।